ये एक तस्वीर ये बताती है आज भी उस कहावत को कि वो कहावत कितनी ताकत रखती है कि एक तस्वीर हजार शब्दों से कहीं ज्यादा है। इस एक तस्वीर से आप ये नज़ारा समझ सकते हैं। लेकिन आखिर इस तरह की भूमिका आई क्यों, ये स्थिति पहुंची क्यों, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रतन मणि जी। रतन जी नमस्कार आपका। नमस्कार। देखिए आज की जो बड़ी दिलचस्प स्थिति है, मैं किसी प्रवक्ताओं से वैसे ही बात कर रहा था, चूंकि मैं शो में कम उनको रखता हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि आखिर अब आपके क्या क्या आइडिया होंगे, आप क्या क्या चीजें हमको बताएंगे कि साहब पिछड़ों के खिलाफ हुआ, दलितों के खिलाफ हुआ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ, किसके खिलाफ हुआ। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पूरी लड़ाई को? आज का जो अभी तक का जो वर्बेटम है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि हार मानती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। आप इसके बारे में पहला आपका रिएक्शन किस तरह आता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहला रिएक्शन तो मेरा यही है कि इस तरह की स्थिति कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। समाजवादी पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा असंतोष था नेतृत्व को लेकर, उनकी चॉइस को लेकर, और जिस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनके जो जो उसकी अरिथमेटिक है, उसको लेकर इतना ज़्यादा विरोधाभास था। और इसकी जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा जो टेक अवे है इस पूरी घटनाक्रम का वो ये है। और उससे जुड़ी हुई ये बात है कि इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को थी। जिस तरह से उन्होंने खेमेबंदी की और अपनी क्षमता से ज़्यादा वोट पाने के लिए पूरी तैयारी करके रखी। और समाजवादी पार्टी को कल रात तक इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है मेरी पहला रिएक्शन यही होगा कि ये पार्टी लीडरशिप की ओर से कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पार्टी में विधायकों के बीच में चल क्या रहा है। और इतने पुराने लोग, इतने ट्रस्टेड लोग पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट कर सकते हैं, इसका अंदाजा ही नहीं था। इसका मतलब कि पार्टी के अंदर जो एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या कर सकता है, इसमें बड़ी कमी रही है। और पार्टी की टॉप लीडरशिप को, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष को, अखिलेश यादव को खुद, या उनके जो भी उनके सहयोगी और उनके जो कोर ग्रुप है, उनको भी ये पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब वो भले ही कह लें कि इससे समझ में आ जा रहा है कि पीडीए के साथ कौन है, पीडीए के साथ कौन नहीं, ये सब तो रिएक्शन है। लेकिन जो कमी है, जो कि मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर सब स्वीकार करेंगे कि पार्टी के विधायकों के रुख में ये बदलाव आ सकता है, इसकी जानकारी उन्हें भनक भी नहीं लग पाई। जी। आज हम लोग राम गोपाल यादव की बात, पहले वो एक बाइट सुनते हैं और फिर उसके बाद मेरे सहयोगी आलोक भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाके समझेंगे कि पार्टियां किस शब्द से सबसे ज़्यादा डरती हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम राम गोपाल जी को सुनते हैं, वो आखिर कह क्या रहे हैं, जिनको अभी तक ये आइडियलॉग माना जाता था। हालांकि इस पूरे चुनाव के बाद तो उनको ज़्यादा नहीं सुनी जा रही, लेकिन फिर भी आए हैं तो वो रणनीतिकार के तौर पर ही। जी। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी पहचान करने में वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से डरा गए। आलोक, क्या आप ये बताएंगे कि जो पार्टियां, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस तरह के मामले में जो सुना जाता है, रतन मणि जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि एक शब्द से पार्टियां बहुत डरती हैं जब विधान परिषद का चुनाव होता है या राज्यसभा का, और वो शब्द होता है जब उनकी पार्टी का कोई विधायक या सांसद ये कहता है कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा। अचानक ये जागने वाली अंतरात्मा, मुझे लगता है आलोक, ये कितने लोगों के बीच में जागने वाली थी, ये कब से आपको अंदाजा हो गया था? और कितने लोगों की आत्मा जागी है, बाकी की जो सोई रही वो अलग है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक ये जो अंतरात्मा जागने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ होगा? देखिए सर, अगर हम इस लोकसभा के 2024 की बात करते हैं और उसको
बैकग्राउंड में रख करके इस राज्यसभा के चुनाव को देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ही चुनाव आता है या आम चुनाव नज़दीक आता है या फिर विधानसभा के चुनाव आते हैं तो ये अंतरात्मा का प्रश्न जो है बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके इर्द गिर्द जब भी कभी अपर हाउस के इलेक्शन होते हैं, चाहे इस तरफ राज्यसभा का होता हो या विधान परिषद का, अंतरात्मा वाला विषय जो है एक बड़ा कारण बन के दिखता है। और अगर हम वर्तमान में देखें, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर कुछ देर बाद नतीजे घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 8वां चुनौती है संजय सेठ के रूप में, वो देखना होगा कि क्या वो सफल होता है, कितने वोट मिलते हैं। हालांकि आज दिन भर जिस तरीके का माहौल रहा और ख़ासतौर पे जो बाइट अभी हम लोगों ने राम गोपाल यादव की सुनी, तो साफ है कि वो बात तो उन्होंने दिन में ही मान ली कि अंतरात्मा की कई आवाज़ें निकली हैं और पाला बदल हुआ है। सवाल इसी बात का है कि आखिर पाला बदल क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो अगर अभी तक हाउस का हम अपडेट करें, वोटिंग का अपडेट करें, तो लगभग 395 वोट डाले गए हैं और उसके बाद अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 5 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी तो वो शुरू हो चुकी है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 8 बजे के आसपास तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ये अगर हम विषय के रूप में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 विधायकों का सपोर्ट चाहिए था अपने इस 8वें प्रत्याशी के लिए, और वहीं पे समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए 2 या 3 विधायकों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ हाउस पे भी निर्भर कर रहा था कि अगर कोई किसी वजह से ना आ पाए, इसलिए 2/3 था और उधर बीजेपी को 7/8 था। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के अंदर के विधायकों की अंतरात्मा जागी या उन्होंने पाला बदला है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि कौन अब तक वहाँ पे सहज था और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो जनता के बीच में किस रूप में जाना चाहता है, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कैसा उसके पास माहौल है या किस तरीके से का उसके पास एक विकल्प दिख रहा है। ये उसी का नतीजा है और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस राज्यसभा के हम चुनाव को देखें तो यहीं से शुरुआत दिख रही है कि एक तरफ राज्यसभा का चुनाव है, उसके बाद फिर विधान परिषद का होगा यहाँ पे अपर हाउस का सदन के अंदर, और फिर लोकसभा की तैयारी होगी। ऐसे में जो अंतरात्मा का प्रश्न है वो बेहद सही समय पे है। अगर कहा जाए ये समय सबसे महत्वपूर्ण है और जो कि फ़ायदा देगा लोकसभा 2024 तक। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोकसभा के दावेदार हो सकते हैं, या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह सत्ताधारी पार्टी के पास और सरकार के पास है जहां वहां इसी बात से आगे जाता हूं रतन मणि जी के पास। रतन जी, क्या ये मैं मानूं कि रायबरेली में एक बहुत बड़ा विनिंग कैंडिडेट और बहुत बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया आज बीजेपी की तरफ से, ऐसा लगता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो इलाका है रायबरेली से लेके और अयोध्या और प्रतापगढ़ जो लखनऊ के पूर्व की तरफ, यहाँ पर तो जो दिख रहा है अभी तक, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जिस तरह की पकड़ बना ली है, तो वहाँ तो विपक्ष के नाम पे कोई है ही नहीं। शायद कांग्रेस पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी और समाजवादी पार्टी की ओर से जो भी चैलेंज, जो भी चुनौती सामने आ रही थी, वो भी रही सही अब खत्म होती दिखेगी। मुझे लगता है कुछ ही घंटों की बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत नया और एक मजबूत सपोर्ट का एरिया दिख रहा है मुझे, जो कि अभी तक शायद इस तरह से पार्टी ने देखा नहीं था। लेकिन स्पष्ट है कि ये काम, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कोई एक दिन में तो होता नहीं है और पार्टी के नेतृत्व की और टॉप लीडर्स की नजर इस पूरे इलाके पे और इस इलाके के जो बाकी दलों के नेता और विधायक हैं उन पे कब से रही होगी, कब से तैयारी हो रही होगी, और धीरे धीरे करके उनकी तैयारी भी सफल होती दिखेगी जब नतीजे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कह सकता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये कैंडिडेटशिप जो है, क्या मनोज पांडे जो हैं उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह की लड़ाई में थे, बहुत वोटिंग परसेंटेज बहुत रहा और जीत हालांकि सोनिया गांधी की कंफर्टेबल मार्जिन के साथ जीत थी। लेकिन आपको लगता है कि इस बार, मैं इसीलिए सवाल कर रहा था कि क्या बीजेपी ने वाकई अपना कैंडिडेट ढूंढ लिया है? मनोज पांडे क्या उस चुनौती को आगे बढ़ाएंगे?
मैंने इसीलिए कहा था कि पहले कांग्रेस की चुनौती खत्म हुई और अब सपा की चुनौती खत्म होती दिख रही है। और जो जिसका आपने नाम लिया कांग्रेस में, वो एक बड़े नेता हुआ करते थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। तो इसी तरह से अगर मनोज पांडे भी अगर पाला बदलने की दिशा में कुछ एक निर्णय ले चुके हैं, तो बिल्कुल साफ है कि उस इलाके में उनको कोई एक बड़ा मौका दिया जा सकता है। और पार्टी को अगर सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी के लिए वो वहां से, मैं समझता हूं कि एक विनिंग कैंडिडेट की जो जरूरत थी उस पूरे क्षेत्र से, वो उनको मिल जाए। पहले एक बार सुन लेते हैं कि पल्लवी पटेल क्या कह रही हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुझे इस पूरे चुनाव में पूरा सबसे ज्यादा जो अलग सा एक एटीट्यूड जो लग रहा है कि जो किस तरफ जा रही है उसकी चाल को पढ़ पाना अभी भी आसान नहीं दिख रहा, वो पल्लवी पटेल ही दिखाई दी है। एक बार उनका ये सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा है। इस वक्त हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। मैम, आज पीडीए को लेकर के आप पहले भी मुखर रही, किसको मत गया ये सभी जानना चाह रहे हैं। देखिए, पीडीए हूँ मैं और मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं है। पीडीए की बात कही थी, पीडीए की बात को उठाया था, पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ और पीडीए को ही वोट कास्ट किया है। तो किसकी उम्मीद की जा रही है? आपको क्या लग रहा है 8वां प्रत्याशी जिसको लेकर के रशाकसी काफ़ी ज़्यादा है, किसको? मेरे लिए प्रत्याशी अहम नहीं है, पीडीए अहम है। पीडीए को ही वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, संजय सेठ हैं, इधर आलोक रंजन हैं, इन दोनों के बीच में ही नहीं, मुझे इन प्रत्याशियों का नाम भी नहीं पता। किसे गया है कुछ बता दीजिए, इंडिया या एनडीए? ऑब्वियसली पीडीए के लिए, उसी की लड़ाई है। सपा को? पीडीए को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पीडीओ को उनका वोट गया है। वीडियो जल्दी पकड़ा शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। देखिए, जिस तरह से ये सवाल आपने देखा कि वो ये बताने में बिल्कुल उन्होंने क्लैरिटी कही, वही पीडीए है और उन्होंने पीडीए को ही वोट दिया, लेकिन वो किस तरफ जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। एनडीए में उनकी बहन वहाँ है, तो उनके साथ उनका पूरा 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब था। मुझे लगता है कि इसके साथ मैं एक बार ज़रूर पूछूंगा कि क्या राम को लेकर, जिस तरह से भगवान राम को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अटैक करते रहे, लेकिन हालांकि वो नहीं है अब, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अखिलेश को ना माया मिली ना राम, यानी स्वामी भी गए और उसके साथ साथ मनोज भी चले गए। लेकिन क्या वाकई भगवान राम का जो ये मुद्दा था वो इस तरह का था कि जी, मेरे साथ अब अनुपम जी भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास ये सवाल लेके जा रहा हूं। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, हम लोग अभी सुन रहे थे इस पूरी परिचर्चा में कि कैसे ये जो लोग टूटे हैं उनके ऊपर दबाव क्या था, क्या वाकई उनके अंदर जो उनके भगवान राम को लेकर भी सवाल हो रहे थे। एक ने तो सुबह ही लगा दिया अभय कुमार सिंह ने वो भगवान राम का अपनी डीपी पे, और आपको लगता है कि क्या रायबरेली और इधर, चूंकि 3 विधायक रायबरेली और अमेठी से चले गए, तो ये जो अवध का हिस्सा है वहाँ की जनता के लिए जो जिस तरह से उन विधायकों को मना किया गया कि वो भगवान राम के यहाँ ना जाएं, हालांकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम राजनीति में सब चीज़ें देखते हैं कि इनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये एक चीज़ हो सकती है? धीरेन्द्र जी, देखिए, मनोज पांडे लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमलावर रहे और जितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कोई टिप्पणी की, हर बार मनोज पांडे ने उसको खारिज करते हुए कोई ना कोई बयान दिया और अंत में उनको विक्षिप्त तक कह डाला। बल्कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, इस्तीफा दिया, तो उन्होंने इस विक्षिप्त वाले मनोज पांडे का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने इस विक्षिप्त वाले बयान का अलग से जिक्र किया। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा इसलिए भी चुभ रहा था क्योंकि मनोज पांडे से उनकी पुरानी राजनीतिक अदावत है। मनोज पांडे 2007, 2012 और 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को ऊंचाहार से हरा चुके हैं। और ऊंचाहार पे देखिए, मनोज पांडे का इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि ऊंचाहार कॉन्स्टिट्यूंसी जब से 2012 से बनी है, तब से वहां मनोज पांडे लगातार रिपीट कर रहे हैं। आज तक उनके अलावा वहां कोई हुआ ही नहीं। योगी वेव में, मोदी वेव में भाजपा ने पूरी एड़ी चोटी का जो लगा दिया मनोज पांडे को हराने के लिए, पर मनोज पांडे जीतते रहे। मनोज पांडे सही पूछे तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन जब सरकार बनती है तो उनको कोई कायदे का मंत्रालय नहीं देते। आप उनको आप जानते ही हैं सपा सरकार में किस तरह का एक मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता था।
मनोज पांडे से मेरी रेगुलर बात होती रही है। मनोज पांडे सपा में रह के भी बहुत मेरी 2 लोगों से लगातार इधर बात हुई थी। मनोज पांडे से तो पहले हो रही थी, इधर मेरी पूजा पाल से भी बात हुई थी। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी में रह के भी घुट रहे थे। पूजा पाल दूसरे कारण से घुट रही थी, उनका राम मंदिर का मामला नहीं था, लेकिन उनको ये बात भूलती नहीं थी कि राजू पाल की जो हत्या हुई थी वो समाजवादी पार्टी के विधायक अशरफ ने करी थी। और राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक गए हैं, इन्होंने भी राम मंदिर को लेकर काफी अपने इश्यूज बनाए हैं। लगातार ये कहते रहे हम राम भक्त हैं, हम सनातनी हैं, हम राम मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रभु राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देखें 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर और 1 पाल, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन सामने आपको आता है जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बात से समझ अच्छा, पल्लवी पटेल को आपने देखा, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा मैंने रामजी लाल सुमन को पीडीए को वोट किया है। जाहिर सी बात वो पहले भी कह रही थी और उन्होंने करके दिखा दिया कि उन्होंने आलोक रंजन और जया बहादुरी को वोट नहीं दिया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो हारी हुई केवल एक राज्यसभा की हार नहीं है, इसकी गूंज आपको सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2027 की विधानसभा तक आपको इसके असरात नजर आएंगे धीरे धीरे। एक और सवाल इसके साथ ही मैं आपसे, चूंकि आप बाद में जुड़े हैं तो मैं आपसे उसी को सिलसिले को जोड़ लेता हूं कि जो ये रास्ता है जिस तरफ जा रहा है, तो आपको लगता है कि जिस गठबंधन के सहारे अब मोदी वेव का मुकाबला करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये गठबंधन कम से कम इस चुनाव में क्या कहता है? क्या लगता है कि ये इस अपने आप को जो बेसिक वोट है, जो सिर्फ ये कहा जाता था कि जो वापस जाके अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम और यादव वोट है, उसके अलावा बाकी सब वोट खोता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जो ब्राह्मण्स, जो राजपूत, जो पाल, जो ओबीसी हैं, या इसके साथ साथ दलित और गायत्री प्रजापति की वाइफ भी उसमें शामिल है, तो एक पूरा बड़ा सामाजिक समीकरण तो बिखरता हुआ दिख रहा है, वो तो जाते हुए दिख रहा है। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव की 2022 में 32-33% वोट जो उन्होंने हासिल किया, उसका सवाल है तो जब ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, उनका सारा पल्लवी पटेल की बगावत आपको सामने साफ नजर आ रही है। ऐसे में फिर उनके पास वही अपना बेस वोट रह गया जिसका आपने जिक्र करते हैं, जिसको माई कॉम्बिनेशन कहते हैं, मुस्लिम यादव। और मुझको लगता है कि ये एक देखिए इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन बना था वो तो कहीं बचा नहीं। ले देखिए जो देश का जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से 80 सीटें हैं, जिसे कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, वहां पे एक गठबंधन रह गया था अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये गठबंधन 2017 में भी हम इसका परफॉर्मेंस दे चुके हैं, 50 सीट के महंगे हो गए थे इन लोग। लेकिन अब तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी कहते हैं और वो कांग्रेस में जा रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए ललायित हैं। आप पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी बताते हुए कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो जा रही हैं। तो ये कैसा गठबंधन है जहां पे समाजवादी पार्टी से लोग निकल के कांग्रेस में जा रहे हैं और दोनों पार्टियों का गठबंधन नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुझको ये अब रायबरेली वाला मामला बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैंने और भी कहा है पंडित जी, कि रायबरेली से आप मनोज पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ते देखेंगे भाजपा के टिकट पे। तो अब ऐसे में जो वहां प्रियंका गांधी की आने की बात हो रही थी, अब वो बहुत डाइसी हो जाएगी, क्योंकि मनोज पांडे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर नेता हैं। और अभी तक रायबरेली में मनोज पांडे का सहयोग रहता था हमेशा सोनिया गांधी को। अब मनोज पांडे ही आपके सामने खड़े हैं। आपके पड़ोस में गौरीगंज में आपने देख लिया, कि अमेठी में भी देख लिया, राकेश प्रताप सिंह आपको छोड़ के चले गए। तो अब ये वो जो क्षेत्र था अमेठी और रायबरेली वाला, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाला क्षेत्र बन गया है। दूसरी बात, जो दोनों पार्टी का कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक पार्टी से आदमी दूसरी पार्टी में जा रहा है, पहले पार्टी के नेता को गालियां दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज है, कांग्रेस से जोड़े हैं। तो एक अजीब सी खिचड़ी बन के रह गई है धीरे जी। मैं आलोक, क्या ये टूट, आलोक आप मेरी बात सुन रहे, क्या ये टूट एक स्पेसिफिक टूट की गई है? जैसे यहाँ इनको सिर्फ 8 की ज़रूरत है तो 8 लोग आए हैं, उनको हिमाचल में 10 की ज़रूरत थी तो उधर 10 चले गए हैं, अगर इनको ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो ये ज़्यादा कर लेंगे। आपको क्या लगता है आलोक, अभी आपका रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या और भी इस तरह की जो चौंकाने वाली चीज़ें हैं वो अंदर बैठी हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो है अभी ऊपर जो है पूरी दुनिया की मसाइल हल करने में लगा हुआ है और उसके नीचे से जाजम खींच रही है?
देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल अभी लिमिटेड एडिशन है। मतलब इतने की ज़रूरत थी तो सिर्फ इतने ही उन्होंने तोड़े हैं जिससे उनका 8वां प्रत्याशी वापस से जीत जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देखिए, जो सबसे अगर हम कहें कि मास्टर स्ट्रोक या जिसमें वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो है सही मौके पे सही वार करना। जैसे ही वो 8वां प्रत्याशी लाए, मोटा मोटा उन्होंने एक होमवर्क करके रखा था। और मैं आपको बताऊं कि 2 ऐसे नेता थे जो लगातार इस पूरे अगर कहा जाए इस मिशन में या ऑपरेशन में शामिल थे, तो वो थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दयाशंकर सिंह और दूसरा ओम प्रकाश राजभर। इन दोनों नेताओं की अगर कहें या मंत्रियों की, तो यही ड्यूटी थी कि वो इस बात को देखें कि कौन इस तरफ आ सकता है और ये भी देखना कि साथ में उनको चूँकि बदले में क्या मिलता है इस बात का भी हमेशा आश्वासन दिया जाता है। तो ये एक सीमित टूट थी अगर कहें, इसी भाषा का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे क्षेत्र विशेष जिस तरह की बात की जा रही है कि अगर हम अमेठी लोकसभा ले लें या रायबरेली लोकसभा ले लें, तो ये जो टूट है मोटे तौर पर उस भौगोलिक स्थिति का, उस लोकसभा की स्थिति को ज़्यादा फ़ायदेमंद कर रही है। और मनोज पांडे का नाम लिया जाने लगा है कि क्या वो लोकसभा के अगले प्रत्याशी होंगे, तो निश्चित तौर पर एक संभावना निकल के आ रही है। और ख़ास तौर पे एक बात मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि लोकसभा का प्रत्याशी कुछ ऐसा हो जो कि जिले का जो खेमा है वो उस पर असर ना डाले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैराशूट अगर प्रत्याशी आता है तो कुछ ना कुछ खेमेबंदी हो जाती है, आपस में गुटबाजी हो जाती है। और अगर मनोज पांडे की बात करें तो लगभग ये उनका तीसरा टर्म था और वो हवा के विपरीत जीत के आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि उनका विधानसभा में एक अपनी पकड़ है, एक अपनी मजबूती है। और ऐसे में अगर वो हवा के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर हवा अर्थात पार्टी जहां से वो लड़ेंगे और उनको खुद को भी फ़ायदा ही होगा। तो देखना होगा कि लोकसभा सीट पर क्या होगा, आगे का फैसला क्या होगा। लेकिन जहां टूटने वाली बात है, अब आगे और देखना है समाजवादी पार्टी के लिए। जो कठिनाई का समय हो वो आगे है। अभी विधान परिषद की 13 सीटें हैं, उसमें भी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस 8वीं जीत के बाद उसका मनोबल और बढ़ जाएगा और वो 13 के 13 जीतने के अगर उसमें उन्होंने प्रत्याशी उतारा तो शायद फिर वही टूट और बड़ी हो सकती है। आपको लगता है कि ये जो माहौल है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, क्या बीजेपी में योगी जी का भी इस पूरी जीत से कद आगे बढ़ता दिख रहा है इस पूरी लड़ाई में, या ये पूरी तरह से आपको लगता है दिल्ली ने गवर्न किया है इस पूरी लड़ाई को? नहीं, इसमें चूंकि इतने ज्यादा स्थानीय समीकरण इन्वॉल्व थे और जैसे कि यहाँ पे 2 बड़े स्पेसिफिक जिलों की बात हो रही है, अमेठी और रायबरेली, तो इसमें मुझे लगता है कि लोकल लीडरशिप की बड़ी भूमिका रही होगी। और चूंकि योगी जी के ये विश्वास पात्र मंत्री हैं और इन्होंने अपनी तरफ से, ऐसा मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी लखनऊ में बन के फिर दिल्ली से डिस्कस हुई होगी कि अगर हम ठीक समझे तो ऐसा कर सकते हैं। और हाईकमान की तरफ से कहा गया होगा कि हाँ, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो ऐसा कीजिए। क्योंकि ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे दयाशंकर सिंह भी लगे हुए थे और ओम प्रकाश राजभर को भी इन्वॉल्व किया गया था और पूरी स्टडी उस इलाके की गई होगी। मनोज पांडे के असंतोष के बारे में जानकारी रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, अपने लोग लगा दिए और अपने सारे कैलकुलेशन फिट कर लिए। समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक काम करने का तरीका है, ये उसका रिफ्लेक्शन है कि जो भी चीज 2 महीने बाद आने वाली है या 3 महीने बाद आने वाली है, उसकी तैयारी आज से शुरू हो जाती है। जैसा कि आपके सहयोगी सब जानते ही होंगे कि ये तैयारी अमेठी और रायबरेली में आज से नहीं हो रही थी, ये पिछले करीब 4 महीनों से हो रही थी कि ये करना है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में ऐसा घटनाक्रम, ऐसा नैरेटिव सामने आएगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, इसकी चर्चा काफी दिनों से लखनऊ में थी, चाहे वो मनोज पांडे को लेकर के हो, चाहे वो 2-3 और जो नाम है उनको लेकर के हो। तो ये लखनऊ के स्तर पे, यानी कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी
पूरा का पूरा एक समझ लीजिए कि इस ऑपरेशन में पूरा एक बड़ी भूमिका निभाई गई है और केंद्र की ओर से फ्री हैंड था कि हाँ जो कुछ भी करना है आप कीजिए, हमें ये चाहिए। और अगर ये डिलीवर हो जाता है, जो कि कुछ घंटों में पता चलेगा, तो ये निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के लिए भी एक ये बहुत बड़ा एक उनका कद भी बढ़ेगा और उनके ऊपर बढ़ते हुए भरोसे का एक संकेत है। नहीं, एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं अनुपम जी के पास जाऊंगा, चूंकि प्रोग्राम को एक शेप की तरफ। अनुपम जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले 80-0 80-0 80-0, इस तरह का जो फैसला इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो हर एक सीट पर पहले से तय कर रही है, बहुत ही सिग्निफिकेंट जिसको कहें कि एक चेंज है कि आपने रायबरेली के लिए जो एक सीट बनी जा रही थी, क्योंकि आप अब एक दो ही गढ़ ऐसे बचे हैं जिनको अभी आपको कब्जा करना है, या तो आजमगढ़ आप हरा चुके, कन्नौज आप जीत चुके, अब बचता है रायबरेली। तो आपको क्या लग रहा है ये 80-0 का सिर्फ हम लोगों को, पत्रकारों को इसको ऐसे ही लाइटली लेना चाहिए, या मुझे लगता है कि अब गंभीरता से सोचना चाहिए? देखिए, अब फिगर्स में क्या जाए पुलिस साहब, इसमें 80-0 आता है, 75-5 आता है, 70-10 आता है, सबको क्या कहा जाए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है, ये बात केवल एक सीट की नहीं है, बात केवल संजय सेठ की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी की नहीं है, ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आज आपने बिहार में भी देखा कि कांग्रेस का एक विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल का विधायक भी टूट गया। तीन पहले टूट चुके थे, 3 आज टूट गए। तो एक अजीब सी भगदड़ सी मची हुई है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई इससे बहुत लाभान्वित नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पे इस तरह इन लोगों का टूट टूट के आना। आप देखें कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट नहीं चाहती थी, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को वापस नहीं चाहते थे भाजपाई, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने कोई संकोच नहीं किया सबको वापस लेने में। इनका एक सबसे बड़ा कार्य ये है कि साहब आप अपनी जीत के लिए जो कर सके वो करिए। आप विपक्ष का एक मोराल तोड़ने की, विपक्ष का हौसला, विपक्ष का मनोबल तोड़ने की एक लगातार कोशिश हो रही है। और इस तरह की जो चीजें होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, जाहिर है कि आपका मनोबल टूटता है, आपका हौसला टूटता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है 400 सीट की, लेकिन उनका निशाना रहता है 272 पे। वो नहीं चाहते कि 2004 वाला ओवर कॉन्फिडेंस रिपीट हो। तो उनका ये है कि सबसे पहले 272 सीट इंश्योर करो, उसको सुनिश्चित करो, और फिर बात तो फिर 300 400 कुछ भी हो सकता है।